Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are doing great and doing fine, guys. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? Kids, in today's class, we will be solving a recent year exam paper that is February March 2026. ये 0452 IGCSE का कोड है एंड इसी तरह का सिमिलर पेपर 7707 ओ लेवल्स अकाउंटिंग GCE ओ लेवल्स अकाउंटिंग के अंदर भी आता है। तो दोनों पेपर सेम होते हैं, सिलेबस कोड डिफरेंट होता है, सेम डे पर दोनों पेपर्स कंडक्ट होते हैं। और फरवरी मार्च में क्योंकि इंडिया में ये पेपर कंडक्ट किया जाता है तो एक ही पेपर होता है, डिफरेंट वेरिएंट्स नहीं होते। मई जून और अक्टूबर नवंबर में वी नॉर्मली हैव 2 और 3 डिफरेंट वेरिएंट्स। तो यहाँ पर एक ही वेरिएंट है एंड वी डिसाइडेड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेपर। दिस इज फरवरी मार्च 2026 का पेपर। नॉर्मली मैं फरवरी मार्च 2026 का पेपर एज अ मॉक एग्जाम कंडक्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चों को बिल्कुल सीरियसली आइडिया हो जाए कि रीसेंट ईयर के पेपर को कैसे करना है और वो अपने आप को असेस भी कर सकें, एवेल्युएट भी कर सकें। हम लोग ये पेपर मिलकर सॉल्व करेंगे आज की क्लास के अंदर। 1 आवर 45 मिनट्स का नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन पेपर डिस्कशंस वगैरह के लिए के दरमियान जो हम ये पेपर डिस्कस करके सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, रिविजन्स कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो उससे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आज 25 अप्रैल है, अब लेस देन 1 मंथ रह गया है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो फैब मार्च का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। फैब मार्च 2026 का पेपर आ गया है। 1 आवर 45 मिनट्स का पेपर है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम डिस्कशन वगैरह कर रहे होंगे, 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करें। थोड़ा टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। सर, पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। पता होना चाहिए जो पहला क्वेश्चन होता है वो डे बुक्स वगैरह के ऊपर ही होता है। अगर बहुत कम आता है तो आप वर्कशॉप लेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, इम्प्रूव तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप जब पढ़ोगे तो इम्प्रूव कर लोगे। बिल्कुल भी नहीं आता है तो तब भी आप इतना इम्प्रूव कर लोगे कि हाँ यार, पासिंग तक पहुंच सको। पहला क्वेश्चन डे बुक्स वगैरह पर होता है और पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें कैश बुक पर ही दिया हुआ है। राइट, कैश बुक पर दिया हुआ है और कैश बुक जो हम बनाते हैं तो उसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हम 3 डिफरेंट तरह की अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग रिलेटिंग टू कैश, बैंक एंड डिस्काउंट्स। लेआउट एग्जामिनर ने बनाकर दिया हुआ है। 11 मार्क्स का आपका कैश बुक का क्वेश्चन है, 11 मार्क्स का। उसके बाद परचेजेस अकाउंट बनाना है। परचेजेस अकाउंट के 3 नंबर हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाना है। राइट। उसके बाद फिर एग्जामिनर ने हमसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, 4 मार्क्स के। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन डिप्रीसिएशन का है। बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है डिप्रीसिएशन। इसमें हमें एसेट का अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना है, डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट्स होते हैं सारे वो मांग लिए हैं एग्जामिनर ने। 10 मार्क्स के ये लेजर अकाउंट्स हैं। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद फिर एडवाइस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मौली के नाम से आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंपल सी, नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और इनकम स्टेटमेंट के बाद मौली का आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है और फिर एडवाइस का क्वेश्चन है। राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आ गया एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिनर का फेवरेट सस्पेंस अकाउंट पर है। 5 एरर्स दिए हुए हैं, उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनानी है। फिर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, सस्पेंस अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको ठीक करना है। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया हुआ है, उसको रेक्टिफाई करना है। बैंक स्टेटमेंट भी साथ में डाली हुई है, सस्पेंस और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट साथ में दे दिया है एग्जामिनर ने। सस्पेंस एंड बैंक रिकंसिलिएशन एक साथ टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 5 कंपनी अकाउंट्स पर है। अभी हम रिसेंटली कंपनी अकाउंट्स ही कर रहे थे गाइस।
राइट। और कंपनी अकाउंट्स के बाद फिर उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है और फिर एडवाइस का पार्ट है। तो पेपर कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी टाइप का पेपर लग रहा है। हालांकि फैब मार्च में कभी कभार बड़े चैलेंजिंग पेपर्स भी आ जाते हैं। तो रिव्यू हमने कर लिया और हमें पता चल गया कि एग्जामिनर कौन कौन से टॉपिक्स को टेस्ट कर रहा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिंगल एंट्री भी नहीं है इस टॉपिक इस पेपर में। देर इज नो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देर इज नो सिंगल एंट्री। रेशोज के ऊपर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनर ने एक छोटा सा पार्ट बनाया है। टॉपिक जो टेस्ट किए हैं वो डे बुक्स में एग्जामिनर ने कैश बुक को टेस्ट किया है, डिप्रिसिएशन पे पूरा क्वेश्चन आ गया है, और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, सस्पेंस एंड उसको मिलाकर दिया है बैंक रिकंसिलेशन को क्वेश्चन। सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग को भी टेस्ट नहीं किया, सोल ट्रेडर को टेस्ट किया है और कंपनी अकाउंट्स को टेस्ट किया है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। राहुल इज अ ट्रेडर, ही प्रिपेयर हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31st December each year. Rahul made the following transactions in January 2026. सर कैश रिसीव हुआ है हमें कैश सेल से 621 की हमने कैश सेल्स की हैं, तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा 621 से। कैश को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में लिखेंगे, डिटेल्स में लेबलिंग में लिखेंगे सेल्स, और ये ट्रांजैक्शन जनवरी 3 की है। उसके बाद एग्जामिनर ने कहा कि बैंक से हमने पेमेंट की है 290 की टू अनिल, जो सप्लायर है, जिसका टोटल अमाउंट था 300। 290 हमने पे कर दिया, इसका मतलब 10 का डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा $10 का। अनिल भाई को पेमेंट की है 6 को, जनवरी को। 290 की पेमेंट है। कैश परचेजेस हैं 188, तो कैश कम हो जाएगा 188 से। रेफरेंस में लिखेंगे परचेजेस। उसके बाद 11 को हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं, ये कैश बुक पर नहीं आएंगे, ये कैश बुक में इंक्लूड नहीं होंगे, ये परचेज के अकाउंट में जाते हैं। परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड होकर परचेज डेबिट एंड डेजी क्रेडिट करेंगे, बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर गुड्स हमने सेल आउट किए हैं विहान को, क्रेडिट पर ये भी नहीं आएगा। डिपॉजिटेड 300 कैश इनटू बैंक, ये आएगा। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दिस इज 17th। कैश क्रेडिट हो गया, क्यों? क्योंकि कैश को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। कितना कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया है? 300। बैंक डेबिट हो गया 300 से, क्यों? बिकॉज हमने कैश डिपॉजिट किया है 17 जनवरी को। उसके बाद लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का मतलब ऑनलाइन है। 1082 रवि, रवि को हमने पेमेंट की है और 10% डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका है, आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट। इसका मतलब 108 का जो अमाउंट है, दिस इज आफ्टर, ये जो अमाउंट है दिस इज आफ्टर डिस्काउंट। अब बच्चों से नॉर्मल गलती क्या होती है कि 108 के ऊपर वो 10% लगा देते हैं। 108 में से ऑलरेडी 10% माइनस हो चुका है, तो 100% में से ऑलरेडी 10% माइनस हो चुका है, तो 90% वैल्यू जो है वो 108 है। 90% वैल्यू 108 है, हमें निकालना है कि 10% डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली कि 90% इज इक्वल्स टू 108, तो व्हाट इज 10% इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 90 मल्टीप्लाई बाय
108 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 90, डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 12। ये थोड़ी सी स्मार्टनेस आप लोगों को दिखानी होती है जो बच्चे नहीं दिखा पाते हैं, कि डिस्काउंट की वैल्यू 12 है। और वो गलती ये करते हैं कि इसी 108 का 10% निकाल लेते हैं। 108 में से ऑलरेडी 10% माइनस हो चुका है, तो $12 का डिस्काउंट है। रवि को हमने पेमेंट की है बैंक से 108, $12 का डिस्काउंट है, एंड द ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस ऑन 24th। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दारन, दारन को गुड्स सेल आउट किए हैं, ये ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी हमारी कैश बुक में। विहान ट्रांसफर 240 इनटू द बैंक अकाउंट, विहान ने हमें पेमेंट की है विहान ने 240 हमारे बैंक में डिपॉजिट किए हैं। हमारा कस्टमर है विहान, इसने हमें पेमेंट की है और 29th को पेमेंट की है। उसके बाद पेड मोटर एक्सपेंसेस 183 बाय चेक, एंड दिस वाज ऑन 30th जनवरी। मोटर एक्सपेंसेस हम लोगों ने पे किए हैं 183। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। 31 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं। डिस्काउंट अलाउड का तो टोटल कुछ भी नहीं है, इनका सिर्फ टोटल किया जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल है हमारे पास विच इज 22। इसका सिर्फ टोटल करते हैं, कोई कैरी डाउन बैलेंस नहीं निकालते। कैश का बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैश का बैलेंस कितना है। 120 plus 621, the total is 741. Credit side is 188 plus 300 is 488. 741 minus this तो 253 बैलेंस सीडी है। और नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ जाएगा। बैंक का कर लेते हैं 350, 300, 650 प्लस 240, दिस इज 890। Credit side is 290 plus 108 plus 183, 581. 890 minus 581, this is 309. ग्यारह मार्क्स आपने पॉकेट कर लिए लेस देन 11 मिनट के अंदर। लेस देन 11 मिनट्स के अंदर आपने ये मार्क्स पॉकेट किए हैं। उसके बाद परचेजेस का अकाउंट बनाना है एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 फरवरी। कैरी डाउन भी निकालना है। परचेजेस कौन कौन सी हुई हैं। सब परचेजेस में पहले तो कैश परचेजेस हुई हैं 188 की, कैश क्रेडिट परचेजेस डेबिट 188। और कौन सी डेट पर कैश परचेजेस हुई थी, 7 जनवरी। ट्वेंटी 26।
उसके बाद हमने डेजी से गुड्स खरीदे थे 11 जनवरी को 175। परचेजेस डेबिट एंड डेजी क्रेडिट। उसके बाद विहान को गुड्स बेचे थे, नहीं आएगा। उसके बाद दैट्स इट और कोई परचेजेस नहीं है, राइट। कैश और क्रेडिट दोनों आती हैं परचेजेस, कैश पे भी गुड्स खरीदे थे, क्रेडिट पे भी। एग्जामिनर कह रहा है कि फर्स्ट को बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करके बताओ। खामा खाई हम लोगों ने इतनी गिचमिच में इसको सॉल्व कर लिया है, हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 188 plus 175 total is 363। 31 जनवरी बैलेंस कैरीड डाउन। पूरा लिखना है बैलेंस सीडी, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। 1 फरवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन भी शो करना है। दैट्स इट। 3 नंबर हैं, 3 एंट्रीज आपने दिखाई हैं, इसके 3 नंबर आपने ले लिए हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिट साइड पर कैरीड डाउन आता है, और अगर साल का खत्म हो रहा हो तो हम कैरीड डाउन के बजाय उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं आता। डिस्काउंट रिसीव। और ये भी एग्जामिनर ने बोला है ब्रिंग डाउन द बैलेंस, अगर लिखा होता इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दो तो इनकम स्टेटमेंट में कर देते। और यहां आप अलग अलग नहीं दिखाते हो। डिस्काउंट रिसीव में अलग अलग नहीं आता है, टोटल फॉर द मंथ ट्रांसफर होता है। डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में टोटल फॉर द मंथ ट्रांसफर होता है, कितना है टोटल फॉर द मंथ? 22। अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो डिस्काउंट रिसीव में हमेशा हम टोटल फॉर द मंथ ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर साल का खत्म हो रहा होता, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते, तो कैरी डाउन के बजाय इसको प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपका ईयर एंड हो रहा है, और ईयर एंड के ऊपर हमेशा इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में। ठीक हो गया। Rahul maintain bookkeeping records himself. He is considering keeping a sales ledger control account. Control account बनाना चाह रहा है, तो one reason why sales ledger control account should be prepared. It will readily provide. It will readily and easily provide total of trade receivables balances, क्योंकि सिर्फ सेल्स लेजर के बारे में पूछा हुआ है। और एक लाइन का है, एक हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, डिडक्शन ऑफ एरर्स, ये भी लिख सकते हैं। One reason why Rahul may not benefit from keeping control account. कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करने से क्या फायदा नहीं होगा? It is time consuming activity.
उससे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, ये भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, व्हाट इज डुअलिटी, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डेबिट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट इम्पैक्ट। Explain how the principle of duality would apply if Rahul keep a sales ledger control account. For every transaction involving a debit impact, for every transaction involving trade receivables will be recorded in sales ledger control account as per double entry system. For every debit transaction, there will be a credit effect. तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के जरिए। दिस इज हाउ द डुअलिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड बिकॉज फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज अ डेबिट इम्पैक्ट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट इम्पैक्ट। क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। समीर के नाम से क्वेश्चन है, जो कि रिटेलर है, शॉप प्रेमिसेस ओन करता है। ही प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर। नहीं, परचेजेस अकाउंट्स में रिटर्न्स नहीं आती, रिटर्न्स का अलग अकाउंट होता है बेटा। रिटर्न्स का अकाउंट अलग होता है, परचेजेस अकाउंट में रिटर्न्स नहीं आती है। His ledger account at 1st January 2025 is as follows। हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। 1 जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000 डेबिट साइड पर आ जाएगा 1 जनवरी 2025। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 1 जनवरी 2025 बैलेंस ब्रॉट डाउन and the value of the balance brought down is 10080। ठीक है बेटा। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन इज चार्ज 20% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल बेचेंगे उस साल डेप्रीसिएशन नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब नेट बुक वैल्यू पे हमें परसेंटेज चार्ज करनी है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि हमारी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कितनी है। 28,000 ओपनिंग कॉस्ट थी, 10080, तो 17,920 की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है। समीर sold one of his motor vehicle on October 2025 for 9,500। This amount was paid into Samir's bank account। The motor vehicle had a cost of 16,000 and a net book value was 10240। तो जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया उसकी कॉस्ट थी 16,000, नेट बुक वैल्यू थी, हाउ मच वाज दी नेट बुक वैल्यू, 10,240 उसकी नेट बुक वैल्यू थी। डिप्रीसिएशन कितनी चार्ज कर चुके थे, डिफरेंस से निकाल लोगे कि डिप्रीसिएशन चार्ज वाज 5760। 5760 डिप्रीसिएशन थी, 16,000 कॉस्ट थी, नेट बुक वैल्यू 10,250 थी। सेल कर दी हमने, कितने में सेल किया,
सर वी सोल्ड दिस फॉर 9,500 रिजल्टिंग इन गेन और लॉस। सर लॉस पे बेचा है, 740 का लॉस है। तो जब ये सारी चीजें आपको पता है तो डिस्पोजल अकाउंट तो फौरन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा डिस्पोजल अकाउंट। कौन सी डेट पर हमने एसेट को बेचा है? वी हैव सोल्ड द एसेट ऑन 1 अक्टूबर 2025। डिस्पोजल अकाउंट में टोटल मिलाकर पांच चीजें आती हैं। मोटर व्हीकल की कॉस्ट आ जाती है डेबिट साइड पर, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का बैलेंस आ जाता है क्रेडिट साइड पर। और पूरा लिखना है, लेजर अकाउंट बनाकर कैलकुलेट नहीं, कैलकुलेट पहले करो फिर लेजर अकाउंट बनाओ मेरीन। वर्किंग साथ में होगी तो लेजर अकाउंट बनाने में आसानी होगी। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आ जाएगा, बेचा हमने तो उसको हमने बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। और लॉस हुआ है, लॉस 31 दिसंबर को इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। गेन होता तो डेबिट साइड पर आता, लॉस क्रेडिट पर आता है। और याद रखिएगा सॉरी, याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट लिखना है, लॉस लिखोगे मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है? जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट थी 16,000, डिप्रीसिएशन थी 5,760, सेल किया था हमने 9,500 का, लॉस हुआ 740। नाउ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ना तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है डिस्पोजल अकाउंट में और ना ही कैरी डाउन बैलेंस होता है डिस्पोजल अकाउंट में। यू गुड टू गो। एक एक करके बना लें, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती रहे वैसे वैसे बना लें, इट इज अप टू यू। मुझे इंफॉर्मेशन डिस्पोजल की पूरी मिल गई तो मैंने पूरा बना लिया। तो हमने 1 जनवरी को एसेट, कोई नया एसेट खरीदा नहीं है, डिस्पोजल आ जाएगा यहाँ पर। 1 अक्टूबर को हमने डिस्पोजल किया है और डिस्पोजल की यहाँ पर कॉस्ट आएगी, कॉस्ट। जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया है उसकी कॉस्ट थी 16,000। कोई नया एसेट खरीदा नहीं है हमने। अगर कोई नया खरीदा होता तो डेबिट साइड पर आ जाता, कोई नया एसेट खरीदा नहीं है हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कैरी डाउन बैलेंस निकाल सकते हैं। और क्योंकि है ही दो ट्रांजैक्शंस तो दो ही नंबर दिए हैं एग्जामिनर ने इसके। कोई खरीदा होता तो डेबिट साइड पर आ जाता। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी टोटल चार चीजें आती हैं। 1 जनवरी को जो एसेट खरीदा वो, 31 दिसंबर को ईयर एंड पर हम इनकम स्टेटमेंट में कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। दैट मीन्स हमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। जो 1 अक्टूबर को हमने एसेट बेचा उस पर कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी थी। तो जो एसेट हमने बेचा 1 अक्टूबर को उसके ऊपर 5,760 की डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी थी। प्रोविजन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकाल देंगे। और 31 दिसंबर को हम इसका सीडी बैलेंस कैलकुलेट करेंगे।
लेकिन सीडी बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस तो बनेगा ही बनेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट कितना है, व्हाट इज द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, वो हमें फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करोगे गाइस आप लोग। अब वो कैसे निकालना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दो तीन तरीके हैं जिसके जरिए हम कर सकते हैं। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस में वर्किंग स्टार्ट होती है नेट बुक वैल्यू से। क्या थी ओपनिंग में नेट बुक वैल्यू? व्हाट इज द ओपनिंग नेट बुक वैल्यू? 17,920। कोई नया एसेट खरीदा नहीं है हमने। इस 17,920 में से जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसकी नेट बुक वैल्यू क्या थी? व्हाट वाज द नेट बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट? सर जो एसेट हमने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू 10,240 थी। 17,920 टोटल एसेट्स हैं। जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया उसकी नेट बुक वैल्यू 10,240 है। और अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर्स पॉलिसी, जो एसेट हमारा बिक गया है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, उस पर हम कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब आप निकाल सकते हो कि 17,920 में से अगर 10,240 वाला एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया तो पीछे रिमेनिंग एसेट्स कितने बच गए? 17,920 माइनस 10,240, रिमेनिंग एसेट्स बच गए, उनकी नेट बुक वैल्यू थी 7,680। एंड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन हमारी पॉलिसी ये है टू चार्ज 20% डेप्रीसिएशन। तो 7,680 पे 20% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1,536 है। स्ट्रेट लाइन होता तो कॉस्ट से वर्किंग करते, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग वर्किंग विद द नेट बुक वैल्यू। और मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं जिसके जरिए मैं डेप्रीसिएशन निकाल सकता हूं, बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। सर दूसरा क्या है? चलो दूसरा मेथड भी बता देता हूं। दूसरा भी बता दो सर। ओके, बता दिया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज चार्ज होती है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है? 12,000 क्लोजिंग कॉस्ट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में से कॉस्ट में से उसका पुराना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में से कॉस्ट में से पुराना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन माइनस किया जाता है। पुराना प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 10080 था, लेकिन ये बैलेंस ऑलरेडी कितनी अमाउंट से कम हो चुका है? 5,760 से कम हो चुका है। ओरिजिनल बैलेंस ये था, लेकिन अब हमने प्रोविजन को 5,760 से कम कर दिया है। तो 10080 की डेप्रीसिएशन पहले थी, लेकिन वो डेप्रीसिएशन 5,760 से कम हो गई है। तो अब डेप्रीसिएशन इज 4,320। तो कॉस्ट में से पुरानी डेप्रीसिएशन माइनस की, नेट बुक वैल्यू आ गई 12,000 माइनस दिस इज गोइंग टू बी 7,680। और 7,680 पे 20% इज 1,536। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से वर्किंग कर सकते हो।
मैंने आपको दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके दिखा दी है। यू कैन डू इट विद दिस, यू कैन डू इट विद दैट। द रीजन इज कि आप कैसे करते हो। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती फातिमा तो ज्यादा आसान होता। राइट, स्ट्रेट लाइन मेथड वैसे तो होती नहीं है, होता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम डायरेक्टली एसेट की क्लोजिंग कॉस्ट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते। किस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते? क्लोजिंग कॉस्ट पर डायरेक्टली डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते। फिर हमें पुरानी डेप्रीसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं होती। वी कुड हैव डायरेक्टली चार्ज द डेप्रीसिएशन ऑन द क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ एसेट। 12,000 पे लगाते। ठीक है फातिमा। स्ट्रेट लाइन में हम एसेट की कॉस्ट पर डिप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, कॉस्ट। 358, ओ ये डिप्रीसिएशन अभी पुट करनी है 1536। निकाल लिया बैलेंस। 100,080 प्लस 1536 टोटल इज 11616 माइनस 5760, दिस इज 5856। और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी बन जाएगा। 5 2 7 और 3 10। बहुत आसान क्वेश्चन था डिप्रीसिएशन का, हमने इजी भी कर लिया है। टिक मार्क करने के नंबर उठाओ। कॉस्ट ऑफ व्हीकल कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेट्रोल रिकरिंग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिलीवरी ऑफ द व्हीकल एसेट को पहुंचाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Complete the table by stating the name of the accounting principle being applied. Sami recorded the purchase of motor vehicle upon delivery into the business. Yes, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है गाइस? हम्म। वाई प्रूडेंस? प्रूडेंस क्या होता है भाई? हर जगह पे प्रूडेंस थोड़ी लग जाता है। रिजा, प्रूडेंस का मतलब होता है नेवर रिकॉर्ड द एंटिसिपेटेड लॉसेस इन रिकॉर्ड बट रिकॉर्ड द फ्यूचर लॉस। रिकॉर्ड द फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस इन एडवांस बट नेवर रिकॉर्ड एनी अनरियलाइज्ड गेन। डुअलिटी तो उसने अप्लाई नहीं की, उसने कहाँ लिखा हुआ है कि हम डुअलिटी को अप्लाई कर रहे हैं? समीर रिकॉर्डेड द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अपॉन इट्स डिलीवरी इनटू द बिजनेस। अपॉन इट्स डिलीवरी मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट करता है कि रेवेन्यूज बिलोंगिंग टू करंट ईयर शुड बी मैच अगेंस्ट द एक्सपेंसेस बिलोंगिंग टू करंट ईयर। हम्म। नेक्स्ट, समीर हैज नॉट रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ हिज प्राइवेट मोटर व्हीकल इनटू द बिजनेस। प्राइवेट मोटर व्हीकल को क्यों रिकॉर्ड नहीं की? बिजनेस एंटिटी, क्योंकि ओनर एंड द बिजनेस आर द सेपरेट एंटिटीज। ये बिल्कुल ठीक बताया है राफे। Samir has not recorded the value of his motor driving vehicle skills in these accounts. स्किल्स को रिकॉर्ड नहीं किया, स्किल्स को रिकॉर्ड नहीं किया। क्या होता है मॉनेटरी टर्म वाला? कौन सा होता है? क्या नाम होता है उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का? नहीं भाई, मटीरियलिटी नहीं होता। मटीरियलिटी नहीं होता। मटीरियलिटी नहीं होता। मॉनेटरी टर्म्स में जिन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? विच कॉन्सेप्ट इज दैट? यस, मनी मेजरमेंट। रिज्जा कमाल ठीक है। मनी मेजरमेंट। पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जब एसेट एंड लाइबिलिटीज बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं तो उनको हम उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
जब एसेट की कॉस्ट पता चल जाएगी हम एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी भी क्वेश्चन बाकी है 5 मार्क्स का। Sameer ledger account at 1st January included the following balances. Shop fittings हैं 28,400, उनका depreciation है। Sameer charges depreciation 10% straight line. Sameer is considering purchasing the new shop fittings to replace the existing one. The shop fittings would cost 19,250 and Sameer expect them to last for 5 years. Sameer ये चाह रहा है कि पुराने एसेट को बेच दे। अगर हम पुराना एसेट यूज करते तो उस पे हमें 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती। 28,400 के ऊपर 10%, 2840। लेकिन अब हमने नया एसेट ले लिएगा, सोचा हुआ है 19,250 के, जो कि 5 years तक चल सकते हैं। इसका मतलब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा 3850 हो जाएगा। पुराना एसेट अगर हम यूज करते तो डिप्रिसिएशन 2840 होती। नई डिप्रिसिएशन जो होगी वो 3850 होगी। 2840 माइनस आंसर, इसका मतलब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा 1010 से, एंड प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 1010 से। इस एसेट को हम बेच देंगे। तो एग्जामिनर कह रहा है advise Sameer whether or not he should buy the new shop fitting. Justify your answer by providing for and points against. For means favor में क्या है points? फेवर में क्या है? जी एसेट इंक्रीज होगा बिल्कुल। 3860 कैसे आया? 3860 नहीं है, 3850 है। 19,520 का एसेट है जो कि कितने साल तक यूज कर सकते हैं? 5 years तक। 19,250 डिवाइडेड बाय 5 years, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 13,250 का। 3850। 3860 नहीं है मरियम, 3850 है। 50 कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। नया फिटिंग खरीदना है। क्या एडवांटेजेस हैं नए एसेट खरीदने के, वो आपने बताने हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परचेजिंग द न्यू एसेट? व्हाट आर द एडवांटेजेस? इंक्रीज इन एसेट कैसे एडवांटेज हो सकता है भाई? कैसे एडवांटेज होगा इंक्रीज इन एसेट? इंक्रीज इन एसेट, बट ठीक है, तो एसेट खरीद रहे हो तो पैसे भी दोगे, दूसरा एसेट कम भी तो हो जाएगा। फेवर में कैसे है? न्यू नॉन करंट एसेट, न्यू शॉप फिटिंग्स, न्यू शॉप फिटिंग्स will be more reliable। एक गाड़ी पुरानी है, एक नई है। नई गाड़ी खरीदने से क्या एडवांटेज मिलता है कि इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। पुरानी गाड़ी है, जा रहे हैं फैमिली के साथ, खराब हो गई तो क्या होगा? रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। न्यू शॉप फिटिंग्स विल बी मोर रिलायबल। New shop fittings will be more reliable and would improve efficiency in the business।
It will ensure product displayed on fittings. It will reduce chances of damages and accidents. और क्या फायदा होगा? और 17,040 की डेप्रीसिएशन हमने चार्ज की हुई है। 28,400 इंटू 10% इज 2840। 17,040 डिवाइडेड बाय आंसर। 6 साल ऑलरेडी हम इस एसेट को इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर 1 साल हमने इस पे 10% डेप्रीसिएशन चार्ज की है तो 1 साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2840 है। टोटल हम 17,040 की डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हैं और 1 साल की डेप्रीसिएशन 2840 है। इसका मतलब 6 साल ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं एसेट को। एंड आर ऑलरेडी 6 years ओल्ड। कैलकुलेशंस। एसेट बढ़ जाएगा। ऑब्सलीट। क्या रेफरेंस यूज कर रहे हो? एब्सोलीट हो गया है। अरे भाई, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती है। फिजिकली डिटोरिएट होते हैं एसेट। कहाँ की बात कहाँ लिख रहे हो? पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। अनाप शनाप लाइनें भरने से आपको लगता है कि आपको आता है, ये नहीं होगा बेटा, इस तरह नहीं है। सोच समझ के आंसर देना है। अगेंस्ट। परचेजिंग न्यू एसेट। It requires massive outflow, which will have adverse effect on liquidity and cash flow position. It will increase depreciation expense. कितने से बढ़ा रहा है? नया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 3850 है। पुराना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो था वो था 2840। Hence decreasing profit. Samir should go ahead with the purchase
ऑफ न्यू फिटिंग्स। ठीक है। जरूरी नहीं है मरियम, आप हाँ हेडिंग डाल के फेवर की दोनों को एक साथ एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। फेवर के सारे पॉइंट, अगेंस्ट के वेर सारे पॉइंट, लेकिन मैं पॉइंट्स में इसलिए लिखता हूं ताकि पता चले कि सम दो दो पॉइंट्स दोनों कवर अप कर रहे हैं, इसलिए। मॉली द सोल ट्रेडर फाइनेंशियल ईयर एंड सितंबर में खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2004 को, और सितंबर 2025 को, और खत्म हो रहा है 2025 में। रेवेन्यू मीन सेल्स दी हुई है, सेल्स रिटर्न्स को रेवेन्यू से माइनस कर देंगे, रेंटल इनकम अदर इनकम में आ जाएगा, परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती हैं, वेजेस एक्सपेंस है, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंस के आगे इनके अब्बू का नाम लिखा हुआ है एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, प्रेमिसेस नॉन करंट एसेट है, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स नॉन करंट एसेट है, accumulated depreciation provision charged till the last year, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, ड्राइंग्स हैं, कैपिटल है। ये दोनों चीजें तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, डेप्रीसिएशन 15% चार्ज करनी है, फिक्सर्स एंड फिटिंग पे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब कॉस्ट, कॉस्ट है फिक्सर्स एंड फिटिंग्स की 6500, 6500 पे 15% इज 975 is the depreciation. Rental income covers the period from 1st October to December 2025. हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025। पहले तो बताओ कि ये कितने महीने बन जाते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने 2024 के और 12 महीने 2025 के, तो टोटल मिलाकर 15 महीने बनते हैं। हाउ मेनी मंथ्स? दीज आर 15 मंथ्स। तो जो रेंटल इनकम हमने रिसीव की है, ये कितने मंथ्स की रिसीव की है? सर रेंटल इनकम हमने रिसीव की है 15 महीनों की, डिवाइडेड बाय 15 मंथ्स, तो एक महीने की रेंटल इनकम कितनी है? एक महीने की रेंटल इनकम है 880। एक महीने की रेंटल इनकम है 880। हमने दिसंबर तक पे की हुई है, हमारा फाइनेंशियल ईयर सितंबर में खत्म हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का अमाउंट प्रीपेड है। अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, 3 मंथ्स प्रीपेड है। तो अगर एक महीने का अमाउंट 880 है, 3 मंथ्स प्रीपेड है, तो 880 मल्टीप्लाई बाय 3, 2640 इज प्रीपेड। और प्रीपेड इनकम हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, हम उसे अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस से माइनस कर देते हैं। तो जो करेक्ट फिगर होगा रेंटल इनकम का, वो कितना होगा? 13200 माइनस आंसर, दैट इज 10560। बेसिक एडजस्टमेंट है, दिमाग लगाकर सोच समझ के करनी है ये एडजस्टमेंट। बिल्कुल तामिर, आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर विल रिक्वायर रीपे, विल रिक्वायर लोन
और उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। हमने लिखा है लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो पोजीशन खराब हो रही है। Discount receipt of 293 had been credited in error to journal expense. Credited in error to journal expense. Discount receipt को journal expense में credit कर दिया है। डिस्काउंट रिसीव को जर्नल एक्सपेंस में क्रेडिट कर दिया है। तो अब जर्नल एक्सपेंस को डेबिट करेंगे एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है और एक्सपेंस को डेबिट करने का मतलब इंक्रीज करना है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट किया इसका मतलब इंक्रीज करना है। तो डिस्काउंट रिसीव 293 से बढ़ जाएगा एंड जर्नल एक्सपेंस भी 293 से बढ़ जाएगा। Total of rent and rates insurance included an insurance payment of 525 from September to November 2025। 3 महीनों के लिए ये अमाउंट हमने पे किया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर। 525 का अमाउंट 3 महीनों के लिए पे किया था। 1 महीने का अमाउंट था 175। हमारा फाइनेंशियल ईयर सितंबर में खत्म हो रहा है और हमने पेमेंट नवंबर तक की हुई है। इसका मतलब अक्टूबर प्लस नवंबर 2 महीने का अमाउंट हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया हुआ है, विच इज प्रीपेड। सितंबर में ईयर एंड हो रहा है, पेमेंट नवंबर तक की हुई है। अक्टूबर प्लस नवंबर 2 महीने प्रीपेड हैं, 350 इज प्रीपेड। तो रेंट एंड रेट्स में से 350 माइनस कर देंगे। ये एडजस्टमेंट है, सोच समझ के करनी है। सोल ट्रेडर है लेकिन एडजस्टमेंट्स को देख कर करना है। वेजेस ऑफ 995 वर अनपेड। अनपेड का मतलब ओइंग है, वेजेस में ऐड कर लेंगे 995। सिंपल है, बनाएंगे अब इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न्स नेट रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस। परचेज रिटर्न्स नहीं है, कैरेज है। सर परचेज रिटर्न्स नहीं है, वी हैव कैरेज नो। गुड्स फॉर ओन यूज भी नहीं है कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिए हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे अदर इनकम एंड गेन्स। अदर इनकम एंड गेन्स में सर हमारे पास है रेंटल इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट्स इट।
लेस एक्सपेंसेस, वेजेस हैं, रेंट एंड रेट्स है, जर्नल एक्सपेंस है, वेजेस, रेंट एंड रेट्स, जर्नल एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, दैट्स इट। 10 मार्क्स का सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है। रेवेन्यू गिवन है 94,650। सेल्स रिटर्न्स हैं 3020। 91630। Then we have is the opening inventory 4455. Purchases 51385. Closing inventory 4960. 4455 plus 51385 minus 4960 is 50880. 91630 minus answer is 40750. Rental income. Rental income is 13,200 minus 2640. Discount received है 1730 plus 293. वर्किंग दिखानी है, ठीक है। 13,200 minus 2640, डिस्काउंट रिसीव 1730 है, उसमें हमने ऐड कर लिया था 293 एरर का इम्पैक्ट। 13,200 minus 2640 is 10560. 1730 plus 293 is 2023 plus 10560. The total comes to 12583. Total कर लें 12583 40750. This is 53333. उसके बाद वेजेस दी हुई हैं हम लोगों को। वेजेस हैं 4915 नहीं 16270 प्लस इसमें हमने ओइंग को ऐड किया है विच इज 995। उसके बाद रेंट एंड रेट्स है हमारे पास 4915 माइनस 350। उसके बाद हमारे पास है जर्नल एक्सपेंस 6460 प्लस 293। डिप्रिसिएशन है हमारे पास 975। तो 16270 प्लस 995
रेंट एंड रेट्स के अंदर है 4915 माइनस 350। जर्नल एक्सपेंस के अंदर है 6460 प्लस 293। एंड फिक्चर्स की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं 975। दिस इज 17265। 17265। रेंट एंड रेट्स है 4915 माइनस 350। 4565। 6460 plus 293 is 6753। 17265 plus 4565 plus 6753 plus 975, 29558। 53333 minus answer. Profit is 23775। बाकी देखो मार्क्स रिलेटिवली कितने आसानी से मिल जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टाइम लगता है, और अच्छी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो बहुत टाइम लग जाएगा। एडजस्टमेंट्स के हिसाब से प्रैक्टिस क्विक करनी है। बाकी क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी किया है, राइट, लेकिन इसमें हमें फिर भी 10 मार्क्स के अंदर आई गेस 14-15 मिनट से तो लगे ही लगे हैं, राइट। कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाना है। 1 अक्टूबर 2025 4 में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पर। 30 सितंबर 2025 में प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर हुआ इनकम स्टेटमेंट से, तो कैपिटल बढ़ गया। लॉस होता तो डेबिट साइड पर आ जाता। ईयर एंड पर ड्राइंग्स भी ट्रांसफर हो जाएंगी, और फिर हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब ये 3 नंबर लेना आसान है। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। कैपिटल है 91, ड्राइंग्स हैं 24। प्रॉफिट है 23775। सीडी बैलेंस निकाल लो। 90775, जो कि नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा 90775। ग्रॉस मार्जिन निकालना है। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस मार्जिन होता है ग्रॉस प्रॉफिट पूरा लिखना है डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट है 40750 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इज 91630। 40750 divided by 91630 into 100 is 44.47%.
Molly is considering producing her own goods instead of purchasing from supplier. She would convert the part of her premises which she currently rents out into a factory. Advise whether or not she should use the premises to produce her own goods. Justify your answer. फेवर में भी लिखना है, अगेंस्ट में भी लिखना है. Producing own goods means less reliance on outside supplier. She will ensure the quality of output produced. अगेंस्ट में जरूरी नहीं है हेडिंग डाल डाल के लिखो आप. डायरेक्टली भी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो, पैराग्राफ में भी कर लो, बुलेट में भी कर लो, मसला नहीं है. It will reduce the additional source of income that is rental income and increasing dependency on business operation. Molly has no experience of production and labor management. प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन बस लिख सकते हैं. और फिर आपने साथ में एडवाइस भी देनी है. और एडवाइस आप किसी भी तरीके से कर सकते हो. साथ में एविडेंस के लिए एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, ठीक है. आगे हम सस्पेंस अकाउंट इन एरर्स पर. सर ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ और सस्पेंस में पुट इन कर दिया, बताया नहीं है सस्पेंस का बैलेंस कितना है. रजनी asked one of her employees to check the books and she found the following errors. Sales returns of 128 had been credited to purchase returns. Sales returns डेबिट होता है, हमने purchase returns में क्रेडिट कर दिया है. सेल्स रिटर्न्स को ओरिजिनली डेबिट होना था, सेल्स रिटर्न्स को डेबिट करेंगे. परचेजेस रिटर्न्स को गलती से क्रेडिट कर दिया था, उसको भी डेबिट करेंगे. सेल्स रिटर्न्स ओरिजिनली डेबिट होता है, उसको भी डेबिट कर दिया. परचेज रिटर्न्स गलती से क्रेडिट हो गया था, उसका इंपैक्ट कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया. एंड क्रेडिट क्या होगा जहां कोई नहीं होता वहां कौन होता है? सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस. और क्रेडिट क्या होगा? सस्पेंस. Cash drawings of 190 had been recorded in cash book. No other entry had been made. ड्रॉइंग्स को डेबिट नहीं किया, ड्रॉइंग्स को डेबिट नहीं किया. कैश को क्रेडिट कर चुके हैं, ड्रॉइंग्स को डेबिट नहीं किया, तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे 190 से.
और क्रेडिट क्या होगा? जहां कोई नहीं है वहां कौन है? सस्पेंस। सस्पेंस क्रेडिट बाय 190। An amount of 62 received from Shamali, Shimli, Shimili. A customer was deposited into bank account was recorded twice. बैंक में दो दफा रिकॉर्ड कर लिया. An amount of 62 received from Shimli, a credit customer which was deposited into bank account was recorded twice. दो दफा ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली है. We have recorded the transaction twice. Not in bank. Everywhere we have recorded the transaction twice. तो जब पैसे मिलते हैं तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट शिमली क्रेडिट. हमने दो दफा रिकॉर्ड कर लिया, एक दफा रिवर्स कर लेंगे. शिमली डेबिट बैंक क्रेडिट 62. ये नहीं लिखा हुआ कि बैंक में दो दफा ज्यादा दो दफा रिकॉर्ड हुआ है. वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस लिखा हुआ है. Cash sales of 374 had been credited to both sales account and bank account. सर बैंक को तो क्रेडिट करना ही नहीं था, कैश पर सेल्स हुई थी. सेल हुई ही कैश पे थी. एंट्री बननी चाहिए थी, ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट. हमने क्या किया? सेल्स को क्रेडिट कर दिया 374 और बैंक को भी क्रेडिट किया 374. तो भाई बैंक तो खामा खाई क्रेडिट हुआ हुआ है, उसका कुछ काम नहीं था. कैश को डेबिट होना था, नहीं किया. कैश को डेबिट होना था, नहीं किया. कैश को डेबिट कर दिया 374. बैंक खामा खाई विदाउट रीजन क्रेडिट हुआ हुआ है, उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे. तो बैंक भी डेबिट, कैश भी डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? जहां कोई नहीं है वहां सस्पेंस. जहां कोई नहीं है वहां सस्पेंस. Bank charges of 39 had been omitted from the accounting record. ये error of omission है. बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस होते हैं, उसको डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ठीक है बेटा. ओरिजिनल प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको ठीक करना है. एरर को देख के ठीक करेंगे. सेल्स रिटर्न्स को बढ़ा रहे हैं, परचेज रिटर्न्स को कम कर रहे हैं. सर सेल्स रिटर्न्स अगर हम बढ़ा दें तो नेट सेल्स कम हो जाएंगी. नेट सेल्स के कम होने से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. परचेज रिटर्न्स की नेचर क्रेडिट है, डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब परचेज रिटर्न्स को कम कर रहे हैं. परचेज रिटर्न्स को जब आप कम करोगे तो नेट परचेजेस बढ़ जाएंगी. और नेट परचेजेस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि परचेजेस कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है. तो इसका मतलब दोनों एरर्स की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या है? डिक्रीज हो रहा है. तो टोटल मिलाकर प्रॉफिट 256 से डिक्रीज हो रहा है. दूसरी एंट्री में ड्राइंग्स है और सस्पेंस है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है.
तीसरी एंट्री में शिमली और बैंक है, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। चौथी एंट्री में हमारा कैश एंड बैंक और सस्पेंस है, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। और एरर 5 में एक्सपेंस डेबिट किया है, एक्सपेंस बढ़ाएंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है? 16,950 -256 -39, 166,555 इज द प्रॉफिट। तीन नंबर हैं इसके, 1 2 3, ये बल्कि दिया हुआ है तो 1 2 और 3, तीन नंबर हैं बस। Complete the table to show the corrected balance for the bank account। बैंक अकाउंट ठीक करना है हम लोगों को। डेबिट को क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि स्टेटमेंट बनी हुई है, लेजर नहीं है। और क्रेडिट को क्या करेंगे? लेस। पहली एंट्री में बैंक वगैरह नहीं है। तीसरी एंट्री में बैंक है, बैंक को क्रेडिट किया है 62 से। चौथी एंट्री में बैंक को डेबिट किया है 374 से। थ्री सेवेंटी फोर। पांचवी एंट्री में बैंक को क्रेडिट किया है 39। तो 1568 -62 +374 -39, 1841 इसका करेक्टेड बैलेंस है। Once the cash bank account in the cash book had been corrected, the only difference between bank balance and the cash book balance was the unpresented check of 172। कैलकुलेट द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है। तो जब तुम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो तो तुम स्टार्ट करते हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। तुम स्टार्ट करते हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और अनक्रेडिटेड को ऐड कर देते हो और अनप्रेजेंटेड को माइनस करते हो। तो तुम्हें बैलेंस एज पर कैश बुक मिलता है। लेकिन अब हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तो पता ही नहीं है। वी डोंट नो व्हाट इज बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो हम ऑपोजिट वे में बनाएंगे। हम बनाएंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से। और बैलेंस एज पर कैश बुक से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो अनप्रेजेंटेड ऐड करते हैं, ऑपोजिट हो जाता है। और अनक्रेडिटेड माइनस करते हैं, जिसको लॉजमेंट्स बोलते हैं। तो उससे हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मिलता है। तो हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है बैलेंस एज पर कैश बुक? 1841।
Add unpresented checks. 172। तो आपको मिल जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। टू जीरो वन थ्री। तकरीबन 1 आवर 30 मिनट्स हो चुके हैं हमें पेपर स्टार्ट किए हुए। टू बी प्रिसाइज मेरे ख्याल से हमने 2:30 के करीब करीब पेपर स्टार्ट किया था। 4 o'clock हो गए, 1.5 घंटा हो गया है। 4 क्वेश्चंस किए हैं, पेपर में 15 मिनट बाकी हैं। डिस्कशन भी हमने किया है, बातें भी की हैं ऑब्वियसली। रिप्लाई भी मैं आप लोगों के मैसेजेस के करता रहा हूँ। तो सही है, स्पीड ठीक है। एग्जाम्स में आपने अब टाइम मैनेजमेंट को देखना है। मैं तो 1 आवर 45 मिनट्स में करवाऊँ या 2 आवर्स में करवाऊँ, आप लोगों ने प्रिसाइजली टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है। ईयरली पास पेपर्स करो बेटा, मन मन के करो ईयरली पास पेपर्स, रुको नहीं। लिमिटेड कंपनी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग लोन इंटरेस्ट 31,250 है। प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स को बढ़ा देगा। डिविडेंड ऑफ 6,000 was paid, डिविडेंड 6,000 का पे कर दिया है। रिटेन अर्निंग्स को कम कर देगा। बहुत ही कोई आसान क्वेश्चन है। 10,000 शेयर्स इशू वॉज मेड, इशू ऑफ शेयर से शेयर कैपिटल बढ़ गया, 10,000 से टोटल भी बढ़ गया। जनरल रिजर्व वर्नल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं किया है, राइट? नहीं। दिस इज 110,000, दिस इज 25,000, 41,340, 31,250 minus 6,000 is 66,590 plus 25,000 plus 110,000, this is 201590। क्या बात है, 4 नंबर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। कॉस्ट डेप्रीसिएशन वगैरह नहीं दी हुई, डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू दी हुई है। तो डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू पे शो करेंगे नॉन करंट एसेट्स। प्रेमिसेस 163414। व्हीकल्स 33,280। दिस इज 196694। करंट एसेट्स पूरा लिखिएगा, टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूं। इन्वेंट्री का बैलेंस आ जाएगा विच इज 13,682। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं विच आर 17,400, उसमें से डाउटफुल डेट्स माइनस करना है। 17,400 माइनस 348। कॉलम का में हमने माइनस कर दिया, ब्रैकेट में लिख कर भी माइनस कर सकते हैं। दिस इज 17052। अदर रिसीवेबल्स आ जाएंगे। अदर रिसीवेबल्स आर 14396।
13496, 14396। ट्रांसपोजिशन एरर कर रहे थे सर आप। बैंक नहीं है, ओवरड्राफ्ट में है, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स 45130। टोटल एसेट्स 241824। इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। कितना है शेयर कैपिटल? 110,000, 25,000, 66,590। टोटल इक्विटी 201,590। अब आ जाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटी पर। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास है लोन। डिबेंचर्स तो नहीं है, 2030 में लोन वापस करना है, लोन 4500। फिर आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में है ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स। पूरा पूरा लिखिएगा, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे 16,975। अदर पेबल्स आ जाएंगे 4870। बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 13,889। 16,975, 4870 एंड 13,889। करंट लाइबिलिटीज का टोटल कर लो, दिस इज 35,734 प्लस 4,500 प्लस 20,1590। दिस इज 241824। This is total equity and liabilities, and it is equal to total assets. खलास। 4 मार्क्स पहले उठा लिए। बैलेंस शीट बनाने दी थी 7 मार्क्स की, 11। 7 मार्क्स तो कम है बैलेंस शीट के लिए, टाइम लग रहा है। 11। 9 मार्क्स अभी भी बाकी हैं। कैलकुलेट दी एसेट टेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? इट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स का जो टोटल अमाउंट है वो है 45,130, और 13682 इन्वेंट्री है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज इज 35,734।
तो टोटल आर 45130 minus 13682 divided by current liabilities 35734. It's 0.88 रेशो वन, रेशो वन करके देना है आंसर। Directors of D Limited are concerned about the level of company's overdraft. They are proposing to offer trade receivable 10% cash discount if they pay the amount due on 31st December 2025 within 14 days. No cash discount is currently offered. तो हमें एग्जामिनर ने कहा है कि 10% हम डिस्काउंट दे देंगे और ट्रेड रिसीवेबल्स को 10% डिस्काउंट देंगे इफ दे पे द अमाउंट ड्यू एट 31st दिसंबर। ये जितना भी अमाउंट ड्यू है ये हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में मिल जाए, 14 दिन के अंदर मिल जाए। जल्दी अमाउंट रिसीव होगा तो क्या होगा? इट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ बैड डेट it will improve cash inflows, hence reducing overdraft reliance and interest on overdraft will decrease. अगेंस्ट डिस्काउंट देने से क्या होगा? अगेंस्ट amount received will be after discount, hence will decrease current asset। डिस्काउंट दे देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा अमाउंट से कम होंगे, पैसा ज्यादा अमाउंट से, ट्रेड रिसीवेबल कम अमाउंट से कम होंगे, बैंक में पैसे कम अमाउंट से आएंगे, hence will decrease current assets and working capital। It will increase expense and decrease profit। और फिर हमने दो दो पॉइंट्स के बाद आपने एक पॉइंट एडवाइस का भी लिखना है कि क्या करना है, आपको क्या लगता है क्या कर लेना चाहिए। State two reasons why bank manager of D Limited would be interested in company's financial statement। बैंक मैनेजर क्यों इंटरेस्टेड होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? To decide the amount of overdraft limit, to decide whether to give bank loans or not।
and any other point is also acceptable. तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग कुछ नए पेपर के साथ काम करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि क्या करना है। अब सारा फोकस हमारा ईयरली पास पेपर्स की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है किड्स, ख्याल रखिए अपना। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।